तो लेखक सौंदलेकर जी से बहुत प्रभावित था। वो खेतों में जब ढोर चराता, जो क्या कहते हैं उसको, पानी लगाता खेतों में, तो कविताएं रचता रहता था, कविताएं गाता रहता गाने की तरह, कभी कभी अभिनय भी करता था, एक्टिंग भी करता था। तो उसी समय उसे ये लगा लेखक को कि वो भी कविताएं रच सकता है, वो भी मतलब लिख सकता है। उसे महसूस होता है कि अब जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता था, अब उसको अकेलापन अच्छा लगने लगा था। अब एकांत में वो कविताओं को जो है ऊंचे स्वर में गा भी सकता था, नृत्य भी करने लग जाता था, डांस करने लग जाता था। अब लेखक ने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की, यानी कविताओं को और निखारा, कविताएं लिखने को, गाने को, मतलब गाने को और भी ज़्यादा उसमें निखार आता चला गया। अभिनय के साथ साथ अब वो गाने भी लगा था। अब मास्टर जी को लेखक का गायन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनको उनका गायन। तो छठी सातवीं के बच्चों के सामने लेखक से गवाया उन्होंने। तो और पाठशाला के अंदर जो समारोह हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, तो उसमें भी लेखक से गवाया उन्होंने। अब मास्टर जी तो स्वयं तो कविता रचना करते ही थे, सौंदलेकर जी। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह भी थे, क्योंकि मराठी के लेखक थे वो, तो मराठी कवियों के संग्रह थे बहुत से कविताओं के, और उन कवियों के संस्मरण भी, उनकी कहानियाँ कवियों की संस्मरण सुनाते रहते थे लेखक को वो। अब सौंदलेकर स्वयं कवि थे, इस कारण क्या होता है कि अब कवि उसे आदमी लगने लगे, यानी कि लेखक को कवि अब आदमियों जो है, आदमी पहले सोचता था कवि क्या करते हैं ऐसे ही, तो कवि अब उसे आदमियों जैसे लगने लगे। इस कारण लेखक को विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी ही तरह हाड़ मांस और क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। अब लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है, तो स्वयं भी कविता करने लग गया। तो मास्टर जी के जो दरवाजे पर एक मालती की बेल लगी हुई थी, पौधे की एक बेल, वहाँ पर उसके ऊपर उसने, लेखक ने जो है कविता रच दी, कविता लिख दी। अब लेखक को लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेत आदि पर कविता बना सकता है। अब वो कविताएं बनाने लग गया था। अब वो भैंस चराते हुए जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वहाँ पर जहाँ भी जाता वो तुकबंदी, यानी तुकबंदी ये एक लाइन के साथ मिलती जुलती लाइन बनाकर वैसी ही जो है उसमें तुकबंदी के साथ नई नई कविताएं बनाने लग गया। जोर जोर से गुनगुनाने लगा, क्योंकि एकांत में होता, कोई सुनने वाला नहीं था, जोर जोर से गाता रहता। और मास्टर जी को भी दिखाता था वो। अब मास्टर जी को दिखाता, कई बार तो क्या होता था, कविता लिखने के लिए वो क्या करता, कागज़ और पेंसिल भी रखने लग गया था। और कई बार ऐसा भी होता था, नहीं भी होती थी उसके बाद, तो क्या करता था वो, लकड़ी के छोटा टुकड़ा लेता और भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखने लग जाता, या पत्थर की, एक बड़े से पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखने लग जाता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता, यानी लिखता पहले, जब वो याद हो जाती उसको, फिर उसको पोंछ देता था वहाँ से। अब वो अपनी कविता जो है वो मास्टर जी को दिखाता था। और कभी कभी वह रात को मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता, यानी रात को भी पहुंच जाता था, क्योंकि उससे रुका नहीं जाता था। कोई नई कविता लिखता कि तुरंत मास्टर जी के पास जाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि मास्टर जी ही उसकी प्रेरणा थे, सौंदलेकर जी ही उसकी प्रेरणा थे, उन्हीं से सब कुछ सीखा उन्होंने। तो वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते कि भाई कविता कैसे क्या है, जिसे वे समझाते थे कि कैसे और तुम अच्छी कविता लिख सकते हो। उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि उसमें अलंकार कैसे प्रयोग करें, छंदों का कैसे प्रयोग किया जाए, शुद्ध लेखन कैसे कर सकते हैं। पुस्तकें और कविताओं का संग्रह भी देते थे उसे, तरह तरह की पुस्तकें और कविताएं अलग अलग कवियों की। तो उन्होंने उसे कविता करने के अनेक तरीके सिखाए। तो इस प्रकार क्या हुआ, लेखक को मास्टर जी की निकटता मिल गई, जिससे मराठी भाषा में सुधार आने लगा। उसके जो मराठी में लिखता था लेखक, तो उसमें उनका सुधार आने लगा, और शब्दों का जो महत्व है वो भी लेखक की समझ में आने लगा। तो बच्चों, ये थी कहानी जूझ, जो लेखक ने जो है अपनी कहानी बताई है इसमें एक तरह से, और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी।
तो इसको आपने अपनी बुक से रीड करना है ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। और जितना अच्छी प्रकार से समरी समझा सकती थी, वो जितनी भी इसके अंदर बातें थी वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। और इसको और अच्छे से तुमने किताब से ज़रूर रीड करना है, जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाए और इसके प्रश्नोत्तर भी अच्छी प्रकार से समझ आ जाए।